नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इति युग में। इनसे जहां से ये सब शुरू हुआ, अगर हम 1857 के सिपाही विद्रोह से गांधी युग तक का कनेक्शन देखें, तो हमारे स्रोत क्या कहते हैं? हमारे स्रोत इस पूरे प्रतिरोध को 3 मुख्य चरणों में बांटते हैं। पहला था नरमपंथी चरण, जो 1885 से 1905 तक चला। नरमपंथी यानी वो दौर जहां दादा भाई नौरोजी और गोखले जैसे नेता याचिकाएं और संवाद कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, उनका लक्ष्य उस समय पूर्ण स्वराज नहीं था, वो सिर्फ डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे। मतलब मुझे हमेशा से थोड़ा अजीब लगता है, क्या उन्हें सच में लगता था कि सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेटर लिखकर अंग्रेज उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दे देंगे? ये थोड़ा भोलापन नहीं लगता? सत्ता से देखने पर लगता है, लेकिन 1857 की भारी सैन्य विफलता के बाद वो एक रणनीतिक कदम था। वो बस एक जनमत तैयार कर रहे थे। अच्छा, तो वो एक तरह से जमीन तैयार कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन जब 20 साल तक उन याचिकाओं का कोई खास नतीजा नहीं निकला, तो फिर आया दूसरा चरण, गरमपंथी चरण, 1905 से 1919 तक। जिसमें लाल बाल पाल जैसे नेता थे, है ना? हाँ, उन्होंने स्वदेशी अपनाया, विदेशी चीजों का बहिष्कार किया और उनका लक्ष्य सीधा पूर्ण स्वराज बन गया। लेकिन असली गेम चेंजर तो तीसरा चरण था। गांधीवादी युग, 1919 से 1947 तक का समय। सही कहा। यहाँ लक्ष्य संपूर्ण स्वराज था और तरीका था अहिंसक जन आंदोलन। लेकिन ये तरीका रातों रात भारत में तो नहीं बना था ना। स्रोत तो बताते हैं कि इसकी असली प्रयोगशाला दक्षिण अफ्रीका थी। बिल्कुल, 1893 से 1914 के बीच दक्षिण अफ्रीका में ही इसका असली परीक्षण हुआ था। आपको वो 1893 की घटना याद होगी? हाँ, पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन वाली घटना। कड़कड़ाती ठंड में एक युवा भारतीय वकील को फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद सिर्फ चमड़ी के रंग की वजह से ट्रेन से फेंक दिया गया था। वही घटना, उसी अपमान की रात ने वो चिंगारी भड़काई थी। 1894 में नस्लीय भेदभाव से लड़ने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई। और फिर 1906 में जब वो अपमानजनक ब्लैक एक्ट आया, तब पहली बार सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल हुआ। एकदम सही। और ये कोई छोटा संघर्ष नहीं था। करीब 21 साल की लंबी लड़ाई के बाद जाकर इंडियन रिलीफ एक्ट पास हुआ। अंग्रेजों को झुकना पड़ा। ये जो सत्याग्रह का तंत्र है ना, हमारे नोट्स में इसे एक विज्ञान कहा गया है। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, स्रोत इसे 3 हिस्सों में समझाते हैं। पहला है इनपुट, यानी अन्याय या शोषण का होना। और दूसरा हिस्सा है प्रक्रिया, मतलब सत्य और अहिंसा, खुद कष्ट सहना लेकिन विरोधी को कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंचाना। और इसका तीसरा हिस्सा है परिणाम, मतलब दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना, उसकी अंतरात्मा को जगाना। अगर मैं इसे आज की भाषा में कहूं, तो क्या हम इसे एक मनोवैज्ञानिक सॉफ्टवेयर अपग्रेड कह सकते हैं? सॉफ्टवेयर अपग्रेड? वो कैसे? मतलब पारंपरिक युद्ध में क्या होता है, आप दुश्मन के हार्डवेयर पर, उसके शरीर या जमीन पर हमला करते हैं, लेकिन सत्याग्रह ने सीधे दुश्मन की अंतरात्मा, उसके विवेक को हैक करने का एक शांतिपूर्ण तरीका निकाल लिया। अरे वाह, ये विवेक को हैक करने वाली बात बहुत सटीक है, क्योंकि सत्याग्रह कोई कमजोर प्रतिरोध नहीं था, ये बहुत आक्रामक नैतिक शक्ति थी। और दक्षिण अफ्रीका में इस सॉफ्टवेयर की सफल टेस्टिंग के बाद इसे भारत लाया गया, जहां हमारे नोट्स बताते हैं कि गांधीवादी दर्शन के 4 मुख्य स्तंभ खड़े किए गए। हाँ, पहला स्तंभ सत्याग्रह और दूसरा अहिंसा। लेकिन यहाँ नोट साफ करते हैं कि अहिंसा सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि मन और विचारों से भी होनी चाहिए। और तीसरा स्तंभ था सर्वोदय, जो जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट से प्रेरित था। बिल्कुल, सर्वोदय यानी समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति का कल्याण। और चौथा स्तंभ था स्वदेशी। इसी स्वदेशी के साथ एक सिद्धांत जुड़ा था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। मैं समझाता हूं। ट्रस्टीशिप का मतलब है कि कोई भी अपनी संपत्ति का पूरी तरह मालिक नहीं है। तो फिर वो क्या है? जो अमीर हैं वो सिर्फ अपनी संपत्ति के ट्रस्टी या संरक्षक हैं। उन्हें वो संपत्ति समाज की धरोहर मानकर जन कल्याण में लगानी चाहिए। अच्छा, मतलब व्यक्तिगत लालच के लिए नहीं। ये तो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का एक बहुत ही अलग रास्ता था। बिल्कुल, और इन्हीं सिद्धांतों का जो पहला जमीनी प्रयोग भारत में हुआ, वो 1917-18 में चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में हुआ। चंपारण का मामला तो वाकई हैरान करने वाला है। वहां वो तिनकठिया प्रणाली चल रही थी ना? हाँ,
किसानों को जमीन के 3/20वें हिस्से पर जबरदस्ती नील यानी इंडिगो गाना पड़ता था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को वहां बुलाया था। और वहां असली समस्या कुछ और ही निकल कर आए। स्रोत बताते हैं कि यूरोप में सिंथेटिक डाई आ चुकी थी, तो नील की मांग गिर गई थी। एकदम सही। अंग्रेज बागान मालिक खेती बंद करना चाहते थे, लेकिन किसानों को इस एग्रीमेंट से आजाद करने के बदले वो उनसे तावान नाम का एक अवैध जुर्माना वसूल रहे थे। ये तो सरासर लूट थी। मतलब नुकसान तुम्हारा और जुर्माना किसान भरे। इसीलिए वहां सत्याग्रह जरूरी था, और इसका परिणाम ये हुआ कि 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास हुआ और ये शोषण खत्म हो गया। और इसके तुरंत बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल हुई। हाँ, वेतन को लेकर वहां भारत की पहली राजनीतिक भूख हड़ताल हुई, जिससे वेतन में 35% की बढ़ोतरी हुई। और फिर खेड़ा का मामला, जहां फसल खराब होने पर भी लगान वसूला जा रहा था। सरदार पटेल के साथ मिलकर कर बहिष्कार किया गया। इन तीनों जीतों ने एक बात साबित कर दी कि सत्याग्रह का ये तरीका जमीन पर काम करता है। बिल्कुल। और इसी जमीनी जुड़ाव का सबसे बड़ा प्रतीक बना चरखा। हाँ, चरखा। अक्सर लोग चरखे को सिर्फ सूत काटने का औजार मानते हैं, लेकिन स्रोतों को पढ़कर लगता है कि ये ब्रिटिश आर्थिक एकाधिकार के खिलाफ एक विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्राइक थी। एकदम सही कह रही हैं आप। तो क्या हम चरखे को उस दौर का एक इकोनॉमिक ब्लॉकचेन कह सकते हैं, जिसने अंग्रेजों की सेंट्रलाइज मिलों को पूरी तरह बाईपास कर दिया? ये एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। स्रोत बताते हैं कि चरखे के 3 गहरे पहलू थे। पहला था आर्थिक स्वतंत्रता। ये ब्रिटिश ड्रेन थ्योरी का सीधा जवाब था। ड्रेन थ्योरी यानी भारत का पैसा नाले की तरह बहकर ब्रिटेन जा रहा था। कच्चा माल वहां जाता था और महंगा कपड़ा बनकर वापस आता था। हाँ, और चरखे ने हर घर को एक फैक्ट्री बना दिया। दूसरा पहलू था इसका राजनीतिक प्रतीक बनना। 1921 में तो इसे प्रांतीय सरकार के झंडे के बीच में जगह मिल गई थी। और तीसरा पहलू था सामाजिक समानता, मतलब श्रम की गरिमा। जब अमीर वकील और गरीब किसान दोनों सूत कात रहे हों, तो खाई अपने आप कम हो जाती है। बिल्कुल। और इसी मजबूत नींव पर जन आंदोलनों का दौर शुरू हुआ 1920 से लेकर 1942 तक। सबसे पहले 1920-22 का असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट के विरोध में। लेकिन फिर वो चौरी चौरा की घटना हो गई। हाँ, भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। और उसके तुरंत बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। मुझे लगता है उस वक्त बहुत से लोगों को ये फैसला अजीब लगा होगा कि एक घटना की वजह से पूरा आंदोलन रोक दिया। कई नेताओं को निराशा हुई थी, लेकिन सत्याग्रह के विज्ञान में साधन और साध्य दोनों का पवित्र होना जरूरी था। अगर आजादी साध्य है, तो उसे पाने का तरीका भी अहिंसक ही होना चाहिए। क्योंकि हिंसा से मिली आजादी बाद में समाज को भी हिंसक ही बनाती। बहुत गहरी बात है ये। और इसके बाद आया 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और वो ऐतिहासिक दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को साबरमती से 78 लोगों के साथ शुरू हुई वो यात्रा। 240 मील की पदयात्रा। लेकिन मैं एक बात सोच रही थी, इतने सारे बड़े मुद्दे थे, तो सिर्फ नमक को ही क्यों चुना गया? यही तो इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत थी। आज के नजरिए से देखें तो ये ऐसा है जैसे कोई पानी या हवा पर टैक्स लगा दे, जिससे हर इंसान अपने आप जुड़ जाए। ये तो मास कम्युनिकेशन का बहुत ही शानदार उदाहरण था। बिल्कुल, नमक, अमीर, गरीब सबको चाहिए। इस एक कदम ने सबको एक साथ ला खड़ा किया और ब्रिटिश एकाधिकार को सीधी चुनौती दी। और फिर आता है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। स्रोत बताते हैं कि क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद ये शुरू हुआ। हाँ, क्योंकि क्रिप्स मिशन सिर्फ डोमिनियन स्टेटस का झुंझुना पकड़ा रहा था, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। और 8 अगस्त 1942 को गोवालिया टैंक से करो या मरो का नारा गूंजा। लेकिन अगले ही दिन पूरी कांग्रेस लीडरशिप गिरफ्तार हो गई। गांधी जी को भी आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया। फिर भी जनता ने खुद आंदोलन को आगे बढ़ाया। और एक दिलचस्प बात, स्रोत ये भी बताते हैं कि उसी समय देश के बाहर एक समानांतर धारा भी चल रही थी। हाँ, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। सिंगापुर में आईएनए का पुनर्गठन हुआ। उनका रास्ता सशस्त्र प्रतिरोध का था, जो इम्फाल और कोहिमा तक पहुंचा। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी। और इन सब के बीच स्रोत कुछ अदृश्य शक्तियों की भी बात करते हैं। हाँ, दृश्य शक्तियां, जैसे महिलाओं की भूमिका। बिल्कुल, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, इन सब ने शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटिंग की और बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया। और दूसरी शक्ति थी प्रेस। सेंसरशिप और जेल जाने के डर के बावजूद अखबारों ने जनमत तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इन राजनीतिक लड़ाइयों के साथ साथ
एक और लड़ाई चल रही थी, सामाजिक न्याय की लड़ाई। हाँ, क्योंकि समाज के अंदर की बुराइयों से लड़े बिना राजनैतिक आजादी अधूरी थी। हाँ, विशेषकर अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई। एकदम सही। अछूत माने जाने वाले लोगों को हरिजन नाम दिया गया और 1932 में हरिजन सेवक संघ बना। साथ ही मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चला ताकि सबको समान अधिकार मिले। लेकिन आजादी के इतने करीब आकर जो विभाजन की कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत दर्दनाक था। 1946 और 47 के वो दंगे, नोआखाली का वो शांति मिशन। स्रोत बताते हैं कि 1946 में नोआखाली में जब दंगे भड़के तो 77 साल की उम्र में गांधी जी 47 गांव में नंगे पैर 116 मील चले। वहां सुचेता कृपलानी भी थी। उन्होंने एक गांव एक कार्यकर्ता योजना शुरू की थी। और सबसे हैरान करने वाली बात जो मुझे नोट्स में लगी, 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश दिल्ली में जश्न मना रहा था, वो इंसान वहां नहीं था। हाँ, वो कलकत्ता में शांति के लिए उपवास कर रहे थे। आजादी के सबसे बड़े जश्न को छोड़कर दंगा प्रभावित इलाकों में नंगे पैर चलना, ये दिखाता है कि उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ गोरों से सत्ता छीनना नहीं, बल्कि दिलों की दूरियां मिटाना था। बिल्कुल। उनका मौन उस दिन बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन इस शांति के दूत का अंत बहुत ही हिंसक हुआ। 30 जनवरी 1948 का वो दिन। हमारे स्रोत उस दिन की एकदम सटीक टाइमलाइन देते हैं। शाम 5:10 पर वो बिरला हाउस में अपनी प्रार्थना सभा के लिए निकले और 5:17 पर नाथुराम गॉडसे ने उन्हें प्रणाम किया और 3 गोलियां दागी। उनके आखिरी शब्द हे राम थे। वहां मौजूद अमेरिकी दूतावास के अधिकारी हर्बर्ट टॉम रेनर ने गोडसे को वहीं पकड़ लिया था। फिर लाल किला मुकदमा चला। स्रोत उसके बारे में क्या कहते हैं? दस्तावेज बताते हैं कि गोडसे, जिसकी पृष्ठभूमि हिंदू महासभा और आरएसएस की थी, उसका मानना था कि गांधी जी ने मुसलमानों का पक्ष लिया है। और उससे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। अंततः 15 नवंबर 1949 को उसे फांसी दे दी गई। हम बस स्रोत की जानकारी सामने रख रहे हैं। बेशक, एक शरीर का तो अंत हो गया, लेकिन उस विचार का क्या हुआ? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था ना, आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करेंगी कि हाड़ मास का ऐसा कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था। सिर्फ आइंस्टाइन ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, लॉर्ड माउंटबैटन, सबने माना कि वो एक असाधारण ऐतिहासिक हस्ती थे। और सत्याग्रह की उस विरासत ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। हाँ, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1955 के बस बहिष्कार और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के लिए यही रास्ता अपनाया। और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ 1952 के अवज्ञा अभियान में इसी तकनीक का इस्तेमाल किया। ये इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ भारत की आज़ादी तक सीमित नहीं था। सच में सत्याग्रह और अहिंसा के इस विज्ञान ने इतने बड़े साम्राज्यों को बिना गोली चलाए घुटनों पर ला दिया। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। आज के इस डिजिटल युग में, जहां हर तरफ वैचारिक विभाजन है और नफरत तेजी से फैलती है, क्या आज के संघर्षों को सुलझाने के लिए हम उस सत्याग्रह के कोड को, उस हृदय परिवर्तन वाले सॉफ्टवेयर को फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।